Run. अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे आंटी जी शांत, अंकल मजाक कर रहे थे। वैसे क्वेश्चन तो अंकल का मस्त है। अगर अमीबा अकेले रिप्रोडक्शन कर सकता है तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसा कि हमने देखा कि अमीबा को डिवाइड करने के लिए अपने डीएनए की कॉपी बनानी पड़ती है, बट ये कॉपी हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉपी होने के बाद जो नया डीएनए बनता है वो पुराने डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से नया वाला अमीबा पेरेंट अमीबा से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। भैया आप समझाना क्या चाहते हो? मान लो कि एक अमीबा ने डिवाइड करके 5 नए अमीबा बनाए। इन 5 में से 4 तो आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट अमीबा, बट एक अमीबा में डीएनए कॉपी करते समय कोई एरर हो गया, जिसकी वजह से ये वाला अमीबा पेरेंट अमीबा से थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब मान लो कि इसके अंदर बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट टॉलरेंस आ गई, एंड अब अगर इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑल ऑफ दीज अमीबा विल डाई एक्सेप्ट दिस वन विच हैज हायर हीट टॉलरेंस। भैया आप कहना क्या चाहते हो, ये मुझे अब भी समझ नहीं आया। बेटा मैं ये समझाना चाहता हूं कि डीएनए कॉपी के समय जो ओकेजनल एरर आते हैं उससे एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, एंड दीज वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज। मान लो कि पिछले एग्जाम्पल में पांचों अमीबा बिल्कुल एक जैसे होते, एंड अब अगर इस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज होता तो ऑल ऑफ देम वुड हैव डाइड। बट अगर एक पॉपुलेशन में थोड़े डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं तो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज इंक्रीजेस। अब सोचो, इंक्रीज हीट टॉलरेंस के बाद ये नई वाली अमीबा ऐसे नए नए वार्म क्लाइमेट वाली जगहों पे भी एक्सपैंड कर सकती है जहां ओरिजिनल अमीबा नहीं जा पाती। सी हाउ इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आर। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि वेरिएशन के बाद नया वाला अमीबा पुराने वाले से भी गए गुजरे निकले, मतलब ये तो चांस की बात हुई ना। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट आप खुद सोचिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए फिट नहीं होगा तो वो वैसे ही बच्चा पैदा करने से पहले मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ नेचर सिर्फ उन्हीं वेरिएशंस को जिंदा रहने देता है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद होती हैं। बेटा इन सब का मेरे अकेले बच्चे पैदा करने से क्या मतलब? अरे अरे अंकल आप फिर से लड़ने लग गए। चलिए मैं अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के बारे में समझाता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे मेल एंड फीमेल दोनों के कंट्रीब्यूशन से पैदा होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दोनों पेरेंट्स का डीएनए मिलकर नए बेबी का डीएनए बनाता है। अभी समझाता हूं कैसे। ह्यूमन के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली डीएनए कुछ इस तरह से थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये थ्रेड्स कंडेंस होके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बॉडी के सारे नॉर्मल सेल्स बनाने के लिए ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सिंपली अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, एंड दोनों सेल्स के पास एक एक डीएनए की कॉपी आ जाती है। मतलब सिंपली डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई एंड दोनों सेल्स के पास एक एक कॉपी आ गई। इज दिस क्लियर? यस भैया क्लियर। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। इसी से हमारी बॉडी के सारे नए नए सेल्स बनते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं उसी प्रोसेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नए नए बच्चे होते हैं। इज दिस थिंग 100% क्लियर? हाँ बेटा हो गई। ओके गुड। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे मेल एंड फीमेल दोनों के डीएनए का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मान लो कि ये आपके पापा का सेल है एंड ये आपकी मम्मी का। दोनों के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब अगर सिंपली मैं इन दोनों के डीएनए को मिला के नया बच्चा बनाऊं तो नए बच्चे के सेल के अंदर तो पेरेंट से कंपैरिजन में डबल डीएनए हो जाएगा, विच डज नॉट मेक सेंस। बिकॉज अगर हर जनरेशन के साथ डीएनए डबल होता तो अभी इस अर्थ में खाली डीएनए ही प्रेजेंट होता और कुछ नहीं।
तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि सिंपली दोनों पेरेंट्स के सेल का डीएनए ऐड होकर नया बच्चा बन जाए। तो असल में होता क्या है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल एंड फीमेल के सेल कुछ स्पेशल तरीके से डिवाइड करके कुछ स्पेशल सेल्स फॉर्म करते हैं। इस स्पेशल डिवीजन के टाइम पे हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम नए सेल के पास जाता है। मतलब अगर पेरेंट सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो नए सेल के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। एंड इस स्पेशल डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं। एंड मियोसिस के बाद बनने वाले इन स्पेशल सेल्स को हम गैमीट्स बोलते हैं। ये मियोसिस मेल्स एंड फीमेल दोनों सेल्स में होती है। एंड इससे बनने वाले मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलकर नए बच्चे का पहला सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। बेटा फिर वो डीएनए डबल हो जाने वाली प्रॉब्लम का क्या? अंकल जी अब वो प्रॉब्लम कहाँ रही? चलिए बताइए कि आपके सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स। एंड आपके गैमीट्स यानी आपके स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं? उसमें तो टोटल ही 23 क्रोमोसोम है, हर पेयर से एक क्रोमोसोम। एंड जब आपके 23 क्रोमोसोम्स एंड आंटी के 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन करेंगे तो चिंटू में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि फिर से 46 क्रोमोसोम। ओ अब समझ में आया। चलिए थैंक गॉड आपको समझ में तो आया अंकल जी। ठीक है, पर अब तक मुझे यह समझ नहीं आया कि इन सब ड्रामों की जरूरत क्या है। मैं अकेले बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकता? अंकल जी थोड़ा धीरे धीरे बोलो, आंटी सुन लेंगी। सॉरी। अंकल जी अभी हमने देखा था कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए वेरिएशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस होती हैं बट दे आर वेरी रेयर। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे दोनों पेरेंट के कॉम्बिनेशन से पैदा हो रहे हैं। सो द चांसेस ऑफ वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना मुझे तो अब भी समझ नहीं आया। अंकल जी जैसा कि हमने देखा था कि ह्यूमन सेल्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दोनों पेरेंट्स अपने इस पेयर में से रैंडमली कोई एक क्रोमोसोम अपने बच्चे को देते हैं। तो अगर हम एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को भी देखें तो देयर आर 4 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एंड अगर हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखें तो देयर आर 7 ट्रिलियन डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कपल के 7 ट्रिलियन बच्चे हों तो शायद उन दोनों में से 2 सिमिलर दिखें। क्रेजी राइट? एंड हमारे तो प्लैनेट की पॉपुलेशन ही इससे 1000 गुना कम है। तो इस प्लैनेट पे कोई 2 लोग सिमिलर हों इसके चांसेस आर क्लोज टू 0। क्रेजी राइट? अब समझे आप लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये वेरिएशन हमारी पॉपुलेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों दादाजी अब आपको आया समझ कि आप अकेले बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते? हाँ बेटा आ गया समझ। ह्यूमन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए तेरी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी। Run. ये लोग नहीं सुधरेंगे। चलिए मैं आप लोगों को प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये समझाता हूं। प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर ही मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमन बोल देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम पिस्टिल बोल देते हैं। यू नो बहुत से प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि जिनमें स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होती हैं, यानी कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं। जबकि बाकी के प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनके अंदर स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर हिबिस्कस, मस्टर्ड। An example of unisexual plants are watermelon, papaya. ये तो बड़ी अजीब बात है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में। बाइसेक्सुअल प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है? इससे अच्छा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लो। वेरी गुड क्वेश्चन, अभी समझाता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियस है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल सेम होगा। बट इसके बावजूद भी बच्चों में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होने की वजह से देयर आर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेक्सुअल प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स मच मोर वेरिएशंस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके भैया। हाँ, दैट इज ट्रू कि यूनिसेक्सुअल प्लांट में बाइसेक्सुअल के कंपैरिजन में ज्यादा पॉसिबल वेरिएशंस होंगी बिकॉज ऑफ मोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। आई नो दिस कैन बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आप लोग इसे मोटा मोटा समझिए एंड इसकी ब्यूटी एंजॉय कीजिए। ओके भैया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन हिबिस्कस, जो कि एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। हिबिस्कस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर मियोसिस से मेल गैमीट बनता है जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स आर थिन येलो शाइनी स्ट्रक्चर्स। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत से फ्लावर्स को टच करने के बाद आपके हैंड में कुछ येलो येलो सा चिपक जाता है। दैट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन्स। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है उस समय ये पोलन ग्रेन्स स्टेमन से निकलकर पिस्टिल पे लैंड करती हैं। पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा एक हेलीपैड जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आके पोलन ग्रेन लैंड करती है। अब लैंड करने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये पोलन ग्रेन स्टाइल के थ्रू एक टनल बना के ओवरी तक पहुंचती है। ओवरी इज दिस स्वॉलन स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द पिस्टल। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट मेल गैमीट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। एंड जैसे ही ये पोलन ग्रेन यानी मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचता है, उसी समय ये पोलन ग्रेन इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके नेचर का सबसे ब्यूटीफुल प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके नए प्लांट का पहला सेल फॉर्म करते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। एंड जाइगोट के बनते ही फ्लावर नए बच्चे के आने की तैयारियां शुरू करता है। इस तैयारी के चलते ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंड ओव्यूल सीड के अंदर। यानी कि मतलब ये हुआ कि जिन फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो जाता है दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट एंड बाकी के फ्लावर सिंपली झड़ जाते हैं। बट क्या आप में से कोई बता सकता है कि प्लांट्स को फ्रूट्स बनाने की जरूरत क्या है? ताकि हम सब फ्रूट सैलेड बना सकें। सिंपल। असल में एनिमल इन फ्रूट्स को खा लेते हैं एंड फ्रूट्स को खाने के बाद या तो वो सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ये सीड्स उनके स्टूल्स के थ्रू सॉइल में गिर जाते हैं एंड इन स्टूल से इन सीड्स को खाद भी मिल जाती है एंड ये इधर उधर फैल भी जाते हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली नेचर वर्क्स। प्लांट खुद नहीं चल सकते, इसीलिए फ्रूट्स बनाकर एनिमल्स को रिश्वत देकर अपने सीड्स को इधर उधर फैला देते हैं। गुड राइट? भैया बाइसेक्सुअल प्लांट में तो आपने रिप्रोडक्शन बता दी, पर व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल प्लांट्स? बेटा यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में भी सारी चीजें सेम है, बस द डिफरेंस इज यूनिसेक्सुअल प्लांट में पोलन ग्रेन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जबकि बाइसेक्सुअल प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाती है। इसीलिए बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन टर्म यूज करते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन टर्म यूज करते हैं। पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने के लिए या तो सिंपली एयर एंड विंड का सहारा ले सकती हैं या फिर कुछ एनिमल्स जैसे हनी बी का भी सहारा ले सकती हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिसके बारे में आप सब लोग एक्साइटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।